सो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है नीट के एग्ज़ाम के लिए। नीट के एग्ज़ाम में हर एक साल जेनेटिक डिसऑर्डर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जेनेटिक डिसऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के एग्ज़ाम के लिए और इसको समझना सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो स्टार्ट विद द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और डिजीज़। So it is due to the absence or excess या abnormal arrangement of one or more chromosome। या तो क्रोमोसोम की एब्सेंट हो जाए, यानी आपको पता है कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 में से 45 रह जाए, या 46 में से 47 48 हो जाए, या अरेंजमेंट उसका गड़बड़ हो जाए, अरेंजमेंट बहुत ही डिस्टर्ब हो जाए, अरेंजमेंट बहुत ही गलत हो जाए। इसी को हम क्रोमोसोमल डिजीज और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। So depending on the number of the chromosome, depending on the number of chromosome, the chromosome is depending on the number of chromosome, this is divided into two parts. This is divided into two parts. कैसे कैसे parts में divide करते हैं ध्यान दीजिएगा। One is called aneuploidy and other is called polyploidy. Aneuploidy का मतलब होता है कि failure or separate of chromatid during the cell division result loss or gain of chromosome। यानी अगर आप अवेयर होंगे क्रोमोसोम के बारे में जानते हैं तो आपको ये भी बहुत ही भली भांति पता होगा कि ये जो आम होते हैं इसको हम क्रोमाटिड बोलते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड क्रोमाटिड। और जिससे जुड़ा रहता है उसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, फेलियर और सेपरेट क्रोमाटिड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। फेलियर टू सेपरेट ऑफ क्रोमाटिड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन रिजल्ट या तो लॉस हो जाएगा या गेन हो जाएगा। तो कुछ अगर हम लॉस का देखें तो कुछ इस प्रकार डायग्राम होगा, एक क्रोमेटिड गायब हो गया। गेन का अगर देखें तो दिस इज अ लॉस कंडीशन। गेन का अगर कंडीशन में बनाऊं तो कुछ ऐसे बना सकता हूं, एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमेटिड है और क्रोमेटिड ऐड हो गया, तो लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। अगर देखिए क्रोमेटिड अगर लॉस हो गया तो आपको ये भी भली भांति पता है कि क्रोमेटिड के टिप के ऊपर को, जो क्रोमेटिड का जो टिप है उसको हम टीलोमियर बोलते हैं। तो दिस इज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टीलोमियर एंड बिलो द टीलोमियर देयर इज अ क्रोमोमियर इज प्रेजेंट। क्रोमोमियर इज प्रेजेंट, एक क्रोमोमियर प्रेजेंट होता है, राइट। और क्रोमोमियर के अंदर जीन लोकेटेड होते हैं, दे आर लोकेटेड, जीन आर लोकेटेड इनसाइड द क्रोमोमियर। यानी अगर क्रोमेटिड बाहर जा रहा है यानी डिटैच हो जा रहा है, कुछ बॉडी से हट जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जीन भी लॉस हो रहा है, कैरेक्टर का भी लॉस हो रहा है। या अगर हम ऐसे दूसरे शब्दों में समझे कि अगर कोई भी क्रोमेटिड आके जबरदस्ती जुड़ रहा है तो कोई नया कैरेक्टर लेके आ रहा है, तो नया कैरेक्टर लेके आ रहा है इसका मतलब ये है कि वहां पे कैरेक्टर का गेन होगा, कैरेक्टर बढ़ जाएंगे, राइट। तो ऐसी बीमारी को हम डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम में बढ़ जाता है, टर्नर सिंड्रोम में घट जाता है। यानी क्रोमोसोम क्रोमेटिड बढ़ जाएगा, इसमें क्रोमेटिड घट जाएगा। तो डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम इज एग्जांपल ऑफ एनीप्लॉइडी। अब बात करते हैं पॉलीप्लॉइडी की। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, इट अकर इन द प्लांट, पी फॉर पॉलीप्लॉइडी, पी फॉर द प्लांट। तो ये प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा रिपोर्टेड है। और फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। अब आपको समझना पड़ेगा कि साइटोकाइनेसिस सेल साइकिल में कब होता है, कैसे होता है और कहां होता है। अगर ये समझ में आ जाता है तो पॉलीप्लॉइडी आपको समझ में आ जाएगा। तो failure of cytokinesis after the telophase stage result in increase whole setup of the chromosome। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पॉलीप्लॉइडी हमेशा पूरा एक होल सेटअप ऑफ क्रोमोसोम को बढ़ाएगा, मतलब बहुत ज्यादा क्रोमोसोम को बढ़ाएगा, सेटअप क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। इसको याद करने का तरीका आपको सेल साइकिल से थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। सेल साइकिल को याद करने का तरीका है आई पास माई अलजेब्रा टेस्ट। आई मतलब इंटरफेस। इंटरफेस में क्या होता है कि सेल प्रिपेयर होता है सेल डिवीजन के लिए। आप क्रोमोसोम को देख नहीं पाएंगे। प्रोफेज में थोड़ी सी विजिबिलिटी आ जाती है, आप देख पाएंगे बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। मेटाफेज में क्रोमोसोम एक इक्वेटर पे अलाइन हो जाता है और स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन हो जाते हैं, सारे क्रोमोसोम को पकड़ लिया जाता है ऐसे, राइट। एनाफेज में क्या होता है कि जो ये क्रोमोसोम है वो अलग अलग होने लगते हैं। They become a V or inverted V shape structure. The length of spindle fiber is reduces। देखना छोटा हो गया, ये अपोजिट जा रहे हैं ना, एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं तो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी
ये लेंथ स्पिंडल फाइबर का छोटा हो जाता है। टीलो का मतलब पोल पे चले गए, तो सारे के सारे क्रोमोसोम यहाँ पे पोल पे आ गए, है ना, सारे क्रोमोसोम ए वाले पोल पे आ गए, स्पिंडल फाइबर्स बहुत ही छोटा हो गया, यहाँ पे भी पोल पे आ गया। और आपको ये भली भांति याद है कि जब टीलोफेज होता है तो उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है कि साइटो का मतलब सेल वॉल, तो दिस इज साइटोप्लाज्म, राइट, और काइनेसिस का मतलब डिवीजन। तो यहाँ से ये डिवाइड होगा, राइट, यहाँ से डिवाइड होगा तो दो सेपरेट सेल्स बन जाएंगे, दो सेपरेट सेल्स बन जाएंगे, एक ये वाला सेल बन जाएगा और एक दूसरा सेल बन जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो दो सेल बने हुए हैं यहाँ पे, दो सेल बने हुए हैं यहाँ पे, तो अब ये जो हमने अभी प्रोसेस पढ़ा था पॉलीप्लॉइडी, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर द टीलोफेज स्टेज, यानी फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस मतलब ये साइटोकाइनेसिस हो नहीं रहा है, मतलब टीलोफेज स्टेज तक तो हो रहा है बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। अब सोचिए कि साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, घटेगा कभी नहीं, क्योंकि सेल डिवाइड ही नहीं हो रहा है। सेल डिवाइड हो जाता है तभी तो क्रोमोसोम कम होगा, तो यहाँ पे सेल डिवाइड ही नहीं हो रहा है। सेल जब डिवाइड ही नहीं हो रहा है तो क्रोमोसोम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो देयरफॉर द फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर द टीलोफेज स्टेज, अब देख पा रहे हैं टीलोफेज स्टेज के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा whole set of the chromosome will be increases. So that's called polyploidy. Example is Klinefelter syndrome. तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। बारी बारी से हम बात करेंगे। सबसे पहले हीमोफीलिया से शुरुआत करेंगे। हीमोफीलिया ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जो मेंडल ने डिस्कवर किया है, मेंडल ने चीज़ों को समझा है, देखा है, सीखा है। तो हीमोफीलिया वो डिस्कवर बाय जॉन ऑटो, जॉन ऑटो ने हीमोफीलिया को डिस्कवर किया है। एंड सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए किसी भी बीमारी को समझने के लिए कि ये वाकई क्या है, इस सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है या ऑटोसोमल है। जैसे आपको ये समझना चाहिए ऑटोसोमल का मतलब कि ऐसी बीमारी जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है। ऐसी बीमारी जो सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है तो दैट इज कॉल्ड सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज, राइट। तो दिस हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज। इसका मतलब ये हुआ कि दे आर प्रेजेंट ऑन द एक्स एंड वाई, बट मेजॉरिटी ऑफ डिजीज इज प्रेजेंट ओनली ऑन द एक्स क्रोमोसोम, only on the X chromosome, not on the Y chromosome. Majority of disease is present on the X chromosome, not on the Y chromosome. Y chromosome पे present नहीं होता है। तो it is lined by the it is a sex link recessive disease which show its transmission from the unaffected carrier female to the male progeny. unaffected कैरियर फीमेल जो होती हैं, जो अनअफेक्टेड कैरियर है, मतलब कि देखिए अब यहाँ पे एक चीज और भी आपको समझना बहुत जरूरी है। अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल का मतलब क्या होता है? अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल का मतलब ये होता है कि अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल का मतलब ये होता है कि उसके अंदर साइन एंड सिम्टम नहीं होगा, साइन एंड सिम्टम इज एब्सेंट। इवन बीमारी के लक्षण भी उसके अंदर नहीं होंगे। बात का मतलब तो यही हुआ, बीमारी के लक्षण भी उसके अंदर नहीं होंगे। द साइन एंड सिम्टम इज टोटली एब्सेंट एंड बस वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चीजों को ट्रांसफर करने के लिए मदद करती है। मतलब आई मीन दे आर प्रोन टू ट्रांसफर द डिजीज फ्रॉम द वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। तो अनअफेक्टेड का मतलब है कि द साइन एंड सिम्टम इज एब्सेंट, द डिजीज इज एब्सेंट, बट द जीन हैविंग द डिजीज, राइट, उस फीमेल के अंदर साइन एंड सिम्टम नहीं होगा, कुछ भी हीमोफीलिया के कैरेक्टर नहीं होंगे, बट दिस फीमेल हैज अ पोटेंशियल to transfer the character, transfer the disease to the male progeny। अगर इनसे कोई मेल चाइल्ड होता है तो मेल चाइल्ड में हीमोफीलिया का खतरा बढ़ जाता है। आखिर ये हीमोफीलिया कैसे होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको भली भांति पता है कि लिवर के अंदर हमारा क्लॉटिंग फैक्टर स्टोर होता है। लिवर इज इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी, इट इज अ वाइटल ऑर्गन इन आवर बॉडी एंड द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर आर स्टोर इनसाइड द लिवर, इवन दे आर फॉर्म इनसाइड द लिवर, राइट। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का मतलब ये होता है कि जब हमें चोट लग जाती है तो हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है, हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है, और ब्लड का क्लॉट होना इस बात का प्रमाण है कि आपका फर्दर ब्लड लॉस नहीं होगा। अब सोचिए कि मुझे इंजरी हुई, कट लग गया और कुछ देर बाद ब्लड बंद हो गया, तो ये बहुत अच्छी बात है, बट पता चले कि ब्लड बहता रह गया,
5 लीटर तो ब्लड ही होता, पूरा बह गया, हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा, ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा, किडनी को ब्लड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, मर जाएंगे, इंस्टेंट डेथ हो सकती है। तो क्या होता है कि हमारे लिवर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। तो आखिर इस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को कौन कंट्रोल करता है? आपको पता है कि जब मैंने पढ़ाया था तो आपको 2 चीजें बताई थी। पहला चीज है कि ऐसा जीन जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करे, एंड दिस जीन इज कॉल्ड they are apart from the sex chromosome, ठीक है, they are autosomal chromosome, राइट। तो एक जीन है, और ये जो जीन है एक कैस्केड प्रोटीन को कोड कर रहा है, कैस्केड प्रोटीन को रेगुलेट कर रहा है। यानी कैस्केड प्रोटीन अगर हमारे लिवर में अच्छे सुचारू रूप से बनेगा, सुचारू रूप से कैस्केड प्रोटीन हमारे लिवर में बनेगा, तो हमारे लिवर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत ही अच्छे से काम करेगा। अगर कैस्केड प्रोटीन सही से काम नहीं करेगा तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी काम नहीं करेगा। अब क्या होता है कि इस जीन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द जेनेटिक डिसऑर्डर। तो इस जीन में कुछ माल फंक्शनिंग हो जाती है, मतलब कुछ गड़बड़ी हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि दिस कैस्केड प्रोटीन इज नॉट फंक्शनिंग। तो दिस कैस्केड प्रोटीन इज नॉट फंक्शनल एनी मोर। अगर ये फंक्शनल नहीं है तो क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर फंक्शनल नहीं होगा, नॉट फंक्शनल। अगर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर अगर फंक्शनल नहीं है तो अगर आपको चोट लग जाएगी, इंजरी हो जाएगी, तो क्या होगा? नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगा, नॉन स्टॉप आप ब्लीड करते रह जाएंगे, और पूरा का पूरा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा और पेशेंट ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज अ मैकेनिज्म बिहाइंड योर हीमोफीलिया, one gene which control the cascade protein. If the cascade protein is functioning very well, so the blood clotting factor is present. अगर हम नॉर्मल कंडीशन में देखें तो देखिए क्या होता है कि अगर कैस्केड प्रोटीन सही से काम करेगा तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर काम करेगा। तो जब हमें इंजरी होगी तो दिस कैस्केड प्रोटीन, द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर विल बी एक्टिवेटेड। एक्चुअली ब्लड के अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं ताकि हमारा ब्लड क्लॉट ना हो, जमे ना, और सुचारू रूप से चलता रहे। जब हमें चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो दिस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर विल बी एक्टिवेटेड। और जैसे ही एक्टिवेटेड हो जाते हैं ये, तो जैसे ही एक्टिवेटेड हो जाते हैं तो हमारा ब्लड क्लॉट होने लगता है, जमने लगता है, और फर्दर ब्लड लॉस नहीं होगा। बट एक टोटली जेनेटिक डिसऑर्डर है, दैट्स व्हाई द कैस्केड प्रोटीन इज नॉट फंक्शनल, सो द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर रिमेन इन an inactive form, they are not activated, so the non-stop bleeding is take place. This is how the hemophilia is take place. So the cascade protein is a dysfunctional, so that the blood clotting mechanism is absent, and due to the simple cut non-stop bleeding is take place. छोटा सा कट जान ले सकता है। तो हीमोफीलिया के बेसिकली 2 टाइप होते हैं, इस डायग्राम पे आपको ध्यान नहीं देना है। हीमोफीलिया के 2 टाइप होते हैं, वन इज कॉल्ड हीमोफीलिया ए एंड अदर इज कॉल्ड हीमोफीलिया बी। तो हीमोफीलिया ए इज एब्सेंस ऑफ एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, इसको आप याद रखिएगा। हीमोफीलिया ए इज ड्यू टू द, ए से ऐसे याद रख लीजिए, ए से एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, एंड द बी इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो B is due to the plasma thromboplastin. This hemophilia is more common in male and the rarer in female. More common in male and rarer in female. So what is the genotype? Genotype is very important. Genotype is very important to that solve the question. तो जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो जीनोटाइप का बहुत बड़ा रोल रहता है। देखिए XX का मतलब ये होता है कि नॉर्मल फीमेल है वो, XH लीथल फीमेल। देखिए लीथल फीमेल का मतलब ये होता है कि ऐसी गर्ल चाइल्ड जो कभी सर्वाइव नहीं कर सकती है। यानी हीमोफीलिया आपको किसी फीमेल में नहीं मिलेगा क्योंकि वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती है, वियर नहीं कर सकती है इस कंडीशंस को। यानी दोनों X क्रोमोसोम पे H जीन है तो मतलब सर्वाइवल रेट बिल्कुल 0 है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लीथल फीमेल एंड द हीमोफिलिक फीमेल इज नॉट रिपोर्टेड। XY आपको पता है इट इज अ नॉर्मल मेल, एंड XHY, H का मतलब है यहाँ पे हीमोफिलिक मेल। तो XH का मतलब कैरियर हीमोफिलिक फीमेल। कैरियर हीमोफिलिक का मतलब होता है, अभी जैसे बताया था कि साइन एंड सिम्टम इज एब्सेंट बट शी हैज पोटेंशियल टू ट्रांसफर द डिजीज टू द नेक्स्ट प्रोजेनी। क्वीन विक्टोरिया वाज सफर फ्रॉम द हीमोफीलिया एंड शी वाज अ कैरियर। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे? लेट्स सपोज कैरियर हीमोफिलिक फीमेल है और इसकी शादी किसी नॉर्मल मेल से करा दी जाती है।
कैरियर हीमोफिलिक फीमेल है और उसकी शादी किसी नॉर्मल फीमेल से करा दी जाती है, नॉर्मल मेल से करा दी जाती है, तो कैरियर हीमोफिलिक को हम लिखते हैं XHX और नॉर्मल का XNY। तो एक तरफ XH और एक तरफ X और एक तरफ नॉर्मल मेल वाला XNY, दोनों को क्रॉस करा दीजिए, XHX XX, है ना, इससे हो गया। अब इससे होगा XHY एंड XY, तो ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल मेल नॉर्मल फीमेल। तो यानी 25% फीमेल नॉर्मल है, 25% मेल नॉर्मल है। ये हीमोफिलिक है, एक हो रहा है, यानी 25% मेल हीमोफिलिक है और 25% फीमेल कैरियर है। समझ में आया? ऐसे परसेंटेज वाइज में आपको आंसर देने की जरूरत पड़ेगी, परसेंटेज वाइज में आपको आंसर देना चाहिए और यही क्वेश्चन आता है। ये बहुत ही सिंपल है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्ड टू द हीमोफीलिया, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढना है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं ढूंढना है। तो इट इज अ डोमिनेंट डिजीज, द सिंगल प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ब्लड इज अफेक्टेड, it is sex linked disease and it is a recessive disease. The answer is the incorrect statement is dominant disease. It's not a dominant disease. तो हीमोफीलिया ऐसे स्टेटमेंट में अभी मैंने पढ़ा था कि हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज, तो ये दोनों स्टेटमेंट तो अभी सही हो गए, दिस इज राइट। और सिंगल प्रोटीन मतलब कैस्केड प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग इज अफेक्टेड, वही काम नहीं कर पा रहा है, तो इट इज ऑल्सो राइट ऑप्शन, बट इट्स द रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, हीमोफिलिक मैन मैरी अ नॉर्मल फीमेल, देयर ऑफस्प्रिंग विल बी। तो आपको सॉल्व करके जवाब देना चाहिए। चलिए आप सॉल्व कीजिए और जवाब दीजिए। तो हीमोफिलिक मैन का मतलब हुआ XHY, मैरी अ नॉर्मल फीमेल, इनकी शादी एक नॉर्मल महिला के साथ होती है, तो एक तरफ XHY और एक तरफ X एंड X, राइट। इन दोनों को क्रॉस करेंगे, XHX X एंड Y, XHX एंड X एंड Y, राइट। सो ऑल हीमोफिलिक नो, यहाँ पे तो नॉर्मल भी है, तो ये आंसर गलत हुआ। फिर ऑल बॉयज आर हीमोफिलिक, नहीं, बॉयज आर द नॉर्मल, गलत। ऑल गर्ल आर हीमोफिलिक, नो, इट्स कैरियर, इट्स नॉट हीमोफिलिक। हीमोफिलिक का मतलब होता है XH लीथल हीमोफिलिक, तो ऑल गर्ल आर हीमोफिलिक, गलत। ऑल आर नॉर्मल, यस, ऑल आर नॉर्मल, बिकॉज द कैरियर फीमेल इज नॉर्मल। कैरियर फीमेल नॉर्मल होती हैं, उनमें साइन एंड सिम्टम नहीं होता है, बस वो डिजीज को ट्रांसफर कर सकती है। तो दिस इज ऑल्सो नॉर्मल, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल एंड दिस वन ऑल्सो नॉर्मल, तो ऑल आर नॉर्मल। तो इसलिए नीट वाले थोड़े से कंफ्यूजियाते हैं, आपको कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, बट आपको कंफ्यूजन से कहीं आगे निकल के उनके दिमाग को पढ़ के और आंसर देने की कैपेबिलिटी आनी चाहिए। सो द नेक्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सिकल सेल एनीमिया सबसे पहले इट इज अ ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिजीज। अब देखिए, ये सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज नहीं है, ये ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिजीज है। अभी अभी मैंने बताया था कि दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, वन इज कॉल्ड ऑटोसोमल क्रोमोसोम, अदर इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजी को अफेक्ट करते हैं, जिससे नॉर्मल फिजियोलॉजी अफेक्टेड होती है, तो दैट इज कॉल्ड ऑटोसोमल क्रोमोसोम, राइट। बट जो नॉर्मल फिजियोलॉजी को अफेक्टेड नहीं करते हैं, ठीक है, उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। इट इज अ ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिजीज। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं होता है, ये ऑटोसोम पे रहता है, राइट। एंड विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन द बोथ पार्टनर्स आर कैरियर फॉर द जीन, यानी दोनों ही पार्टनर के पास जीन होंगे। यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो कैरियर होगा वो फीमेल ही होगी, मेल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कैरियर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, और दोनों के ऊपर ऐसे जीन अवेलेबल होंगे तभी ये ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होगा, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं होगा। देखिए, बीटा चेन अगर देखें तो हीमोग्लोबिन के अंदर बीटा चेन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर बीटा चेन होता है, राइट। तो हालांकि हीमोग्लोबिन के अंदर दो चेन होते हैं, वन इज कॉल्ड अल्फा चेन एंड अदर इज कॉल्ड बीटा चेन, राइट। तो बीटा चेन पे 6th पोजीशन पे
6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होता है। 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होता है, यानी बीटा चेन पे 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होता है। एंड दिस ग्लूटामिक एसिड इज चेंजेस इनटू द वलीन। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि म्यूटेशन हो गया, राइट। सो नॉर्मली 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होता है और किसी म्यूटेशन के कारण उसी बीटा चेन पे ही वो वलीन में चेंज हो गया। जैसे ही वो वलीन में चेंज हो गया, हमारा आरबीसी का जो शेप है वो सिकल हो गया। सिकल, आपको एक छोटा सा चीज बताता हूं, आरबीसी डंबल शेप होते हैं और आरबीसी के सरफेस के ऊपर एक खास तरह से मेम्ब्रेन होता है और इस मेम्ब्रेन का नाम है ड्यूमास मेम्ब्रेन। ड्यूमास मेम्ब्रेन के पास इतनी ताकत है, ड्यूमास मेम्ब्रेन के पास इतनी ताकत है कि किसी भी छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में बहुत ही चिपक के चला जाता है। एडजस्टमेंट, हमारा इंडियन, हम इंडियन है, एडजस्टमेंट हमारा रग रग में बसा हुआ है। ऐसे ही हमारा आरबीसी जो है एडजस्ट करके पतले से पतले, अगर इसका ऑन एन एवरेज लेंथ देखें तो 7.2 माइक्रोमीटर होता है और जो पतली आर्टरीज होती हैं वो करीब 5.6 माइक्रोमीटर की होती है। आप सोच रहे हैं इतना बड़ा चीज छोटी चीज में कैसे जा रहा है, तो चिपक कैसे चला जाता है। अब क्या हो रहा है कि जैसे वो सिकल शेप में बनेगा तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल लॉस्ट हो जाएगी। द फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएगा। तो आरबीसी अगर जो है फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल खत्म है यहाँ पे, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो किसी भी आर्टरी में वो स्टक हो जाएगा, ठीक है। They are stuck inside the artery, they are stuck inside the blood vessels, they cannot pass into the normal blood capillary। अगर आप सोचिए कि आरबीसी अगर किसी भी ब्लड कैपिलरी में पास नहीं हो रहा, यहाँ पे सेल है वो कह रहा है कि यार दे दो, भगवान के नाम पे दे दो, 1-2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन दे दो, थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन दे दो ताकि मैं जिंदा रहूं। अब ये बेचारा क्या करेगा? ये उदास होने लगेगा, रोने लगेगा और दम तोड़ देगा। यही करेगा क्योंकि ना तो उसे न्यूट्रिशन मिल रहा है ना ही ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ये क्या करेगा? दम तोड़ देगा। लिवर का सेल है, चिल्ला रहा है, चिल्लाते रहे, हम तो जा ही नहीं पा रहे तुम्हारे पास, ठीक है, क्योंकि हम यहीं पे स्टक हुए हैं। लिवर काम करना बंद कर देगा, किडनी काम करना बंद कर देगा, आपके पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी हो जाएगी। एंड द सीवियर केसेस द ऑर्गेनिज्म में बी डाई ड्यू टू द एक्यूट अनीमिया। तो ये भी खतरनाक हो सकता है। तो व्हाट इज द जीनोटाइप? क्योंकि हीमोग्लोबिन मेल और फीमेल सब में बराबर होता है, सब बराबर, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन चाहे वो मेल का हो या फीमेल का हो, स्ट्रक्चर, शेप, साइज ऑलमोस्ट इक्वल, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग है। तो हीमोग्लोबिन ए और उसके ऊपर, सर के ऊपर ए, यानी नॉर्मल स्टेट है, इसको कुछ नहीं हुआ। यानी अगर आप स्वस्थ हैं, मैं अगर स्वस्थ हूं, तो मेरा जीनोटाइप हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन ए लिखा जाएगा। अगर कोई कैरियर है तो हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन एस, यहाँ पे एस बोले तो सिकल सेल एनीमिया, राइट। और दोनों को ऊपर, दोनों के सर के ऊपर एसएस लिख दूं तो इसका मतलब सिकल सेल एनीमिक हो गए, उनको बीमारी हो गई, ठीक है, उनको बीमारी होगी। बस 3 वर्ड, खेल खत्म। इससे सारा का सारा क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। देखिए, अगर कैरियर फीमेल है, उसकी शादी अगर कैरियर मेल से हो जाती है, ठीक है, तो कैरियर फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे मैंने अभी बताया था, कैरियर फीमेल को या मेल को HbA और HbS, ध्यान दीजिएगा, HbA और HbS, और कैरियर मेल को कैसे लिखते हैं? HbA और HbS, राइट। दोनों को आपस में क्रॉस कराएंगे, HbA HbS, इधर से देखेंगे HbA और HbS आपस में फ्यूज कराइए, तो इससे होगा तो HbA और HbA, इससे होगा HbA और HbS, इससे होगा HbA और HbS, और इससे होगा HbS SBS। तो ये नॉर्मल होगा क्योंकि HbA और HbA नॉर्मल होता है। ये बताइए, सिक कैरियर होगा, कैरियर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ये भी कैरियर हो सकता है मेल और फीमेल, और ये सिकल सेल एनीमिक मेल और फीमेल दोनों ही हो सकता है। तो किसी भी एस्पेक्ट से क्वेश्चन आए बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया इज कॉजेड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वलीन बाय द ग्लूटामिक एसिड, कॉजेड बाय चेंज इन द सिंगल बेस पेयर ऑफ द DNA, characterized by the elongation of sickle cell RBC with nucleus, and it is a autosomal dominant traits. Autosomal dominant trait. The correct answer is the causes by substitution of valine by the glutamic acid. It is a correct answer, right? Or the correct answer may be the causes by the change in the single base pair of the DNA. It's also right. Single base of the pair of DNA. The glutamic acid is changes by valine. तो ग्लूटामिक, द वलीन
बाईग्लूटामिक एसिड, वलीन बाईग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, द कॉजेज बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ वलीन बाईग्लूटामिक एसिड, ओरिजिनली ग्लूटामिक एसिड होता है वो वलीन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप मुझे बताइएगा कि कैसे इसका आंसर क्या होगा।